प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उससे सबसे पहले मेयर कराची का इंतखाब शिद्दत इख्तियार कर गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मुकाबला सख्त। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी पर चेयरमैन को अगवा करने के संगीन इल्जाम आयद कर दिए। कराची का मेयर कौन बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी अपना मेयर बनाने के में है? असल सूरत हाल जानेंगे। कराची के सीनियर सहाफी मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की वालदा की साबिक वज़ीर आज़म समेत 5 अफराद को तफ्तीश में शामिल होने की दरखास्त पर हिदायत देने से इनकार कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शाया होने पर आला अदलिया बरहम। हम बराह रास्त कैसे हिदायत जारी करें, यह तहकीकाती टीम का काम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकील शौकत सिद्दीकी हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे खुसूसी तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की हजारों डॉलर्स वाली आला पोजीशन ठुकरा कर मुल्क वापस आने वाले तारिक मलिक को चेयरमैन नादरा के ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा कबूल किया। 3 सफ़ात के वज़ाती बयान में तारिक मलिक ने मुल्क कौम के लिए अपनी खिदमात जबकि घुटन ज़दा माहौल में काम जारी न रखने के हवाले से अपना दिल खोल कर रख दिया। फॉरेन क्वालिफाइड शख्सियात की अपने मुल्क में मुलाजमत और उससे दरपेश जो मसाइल हैं और जो मुश्किलात हैं वो क्या हैं? तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा दिया या उनसे लिया गया ये इस्तीफ़ा, इसकी असल जो वजूहात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास साहब। उनसे कराची की जो सियासी सूरत हाल है और जो साइक्लोन के हवाले से सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मजहर अब्बास साहब, जो सियासी सूरत हाल है उसकी तरफ तो आते हैं, जो उस हवाले से जो स्टोरी है, लेकिन अगर बात करें इस बाइपर जॉय, ये जो साइक्लोन है जो गालिबन कराची से या जो साहिल है उससे 350 किलोमीटर के फासले पर रह गया है और इसके जो असरात जो 36 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आने थे वो आने शुरू हो गए हैं। इस हवाले से जो कराची में इकदामात किए गए हैं उनको आप समझते हैं कि तसल्ली बख्श हैं और जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है? देखिए अभी तो क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, बदकिस्मती से जो लास्ट टाइम बारिशें हुई थी उसके बाद जो इक़दाम करने चाहिए थे, क्योंकि ये जाहिर है क्लाइमेट चेंज का ज़माना है, आपको पता है कि हर साल इस तरह की बारिशें होंगी। और कराची में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो बारिश, जितनी भी बारिशें ज़्यादा होती हैं, पिछली साल भी ज़्यादा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा जो प्रॉब्लम खड़ी होती है पानी खड़ा रहता है। और वो इसलिए खड़ा रहता है कि आप नालों की सफाई नहीं करते। इस साल भी नालों की सफाई नहीं की गई। अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां पानी खड़ा होगा। अब पूरे अगर हम डीएचए का देखें तो पूरा आज तकरीबन डीएचए का हर सेक्टर खुदा पड़ा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें लाइनें खुदी हुई हैं। अब खुदा न खास्ता अगर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं तो तकरीबन डीएचए ब्लॉक होगा। ये जो सिचुएशन है इसमें आप इक़दाम क्या कर सकते हैं? इक़दाम यही कर सकते हैं आप कितना रेस्क्यू, कितने लोगों को शिफ्ट करेंगे आप? ज़ाहिर सी व्यू समंदर के पास जो है उधर सी व्यू अपार्टमेंट के लोगों से उन्होंने कह दिया है वो लोग शिफ्ट कर जाएंगे। दूसरा, लोगों को ये भी खदशा खौफ होता है कि जब अगर वो यहाँ से वक्ती तौर पे हट भी जाएं तो घरों में चोरियां हो जाती हैं, चोरियां शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि हम तैयारी ही नहीं करते इन इक़दाम की कि पहले से हम इक़दाम करें, आप तैयार रहें मुकम्मल तौर पे। आप जो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ लॉन्च होते हैं, सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो चूंकि नाले साफ नहीं किए जाते, वक्त पर साफ नहीं किए जाते, और ये साला साल का मसला है, ये आज का मसला नहीं है। बाकी तो एक लॉन्ग टर्म जो तबाही है वो तो है ही कि शहर को इतने इल प्लान तरीके से जो है वो बनाया गया है, बढ़ाया गया है कि वो तो आपने सीवरेज लाइन में मिक्सअप हो गई है, ड्रेनेज लाइन क्लीन वाटर की लाइनों से हो गई हैं, नलकों में पानी नहीं आता। ये सारे मसाइल हैं। बस इस वक्त जो है वो ये कि बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, यही कराची वालों के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी होगी कि अगर ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं, एक नॉमिनल सी बारिशें होती हैं तो फिर लोग हो जाएंगे। अगर ज़्यादा बारिशें हुई तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है। और तबाही इसीलिए आती है कि लोग ब्लॉक हो जाते हैं अपने अपने इलाकों में, जो लोग सड़कों पर होते हैं उनका मसला होता है, ट्रैफिक जैम का मसला होता है, स्ट्रीट क्राइम्स का मसला होता है, ये सारी चीजें हैं। तो सिर्फ यही दुआ है कि बहुत ज्यादा बारिशें ना हो तो शायद कराची में उतनी ज्यादा तबाही ना है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसील से इसके सारे पहलुओं को देखा। अब थोड़ा सा हम इसको ये कराची की सियासत पे लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल वही डोमिनेट कर रहा है कि जो मेयर कराची के हवाले से इस वक्त जो बैटल लड़ी जा रही है, जमात इस्लामी है, पीटीआई है और उसमें पीपल्स पार्टी है,
तो सर इसको कैसे देख रहे हैं कि ये क्या मतलब आपकी क्या रीडिंग है, हु इज़ गोइंग टू विन? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, आप भी वहाँ बैठे इनको देख रहे होंगे। तो क्या सिचुएशन है सर कराची के मेयरशिप के हवाले से? रऊफ देखिए, यहाँ एक तो मसला ये है कि ये जितनी भी जमातें हैं, तीनों जमातों का अगर आप ले लें तो कोई जमात जो है वो कराची के असल इशू को एड्रेस नहीं करती, और वो ये है कि कराची के मेयर, कराची का मेयर हो, कराची की लोकल बॉडीज हों, वो मुकम्मल तौर पर, और इवन सिर्फ कराची की नहीं, सारी लोकल बॉडीज बल्दिया वो होती है जो इम्पावर लोकल बॉडीज को करने का प्लेज है 18वीं तरमीम में, वो प्लेज लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं किया जाता। अब उसकी वजह से डिपेंडेंट हो जाती है लोकल बॉडी, या मेयर जो है वो डिपेंडेंट होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, और जाहिर है फाइनेंशियल वो उनके पास होती हैं जो, हालांकि अगर आप जो है ऑटोनमस बॉडी करें तो कराची में इतना, कराची की लोकल केएमसी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो जो है अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप वो ले लेते हैं, आप सारा जो इख्तियारात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली ज़्यादातर इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे हैं। तो वाटर बोर्ड है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो है। तो ये जब होता है तो अगर फर्ज करें जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर जीत जाता है तो वो डिपेंडेंट होंगे ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है अगर आपके मुखालिफ है तो वो आपको फंड्स में प्रॉब्लम करेगी और चीज़ों में प्रॉब्लम करेगी। तो पहली चीज़ तो ये कि प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट को, खास तौर पे कराची चूंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसको एम्पावर होना चाहिए। और मेयर कराची, दूसरा इशू ये है कि मेयर कराची जो है वो कराची के सिर्फ 34% इलाके का मेयर होता है, बाकी शहर में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, डीएचए है, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो उसका जो इख्तियार है वो बजाते खुद बहुत महदूद होता है। तीसरा है क्योंकि एक पॉलिटिकल अगर हम देखें तो हाँ भाई कराची का मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है। अब दोनों खास तौर पे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के स्टेक्स इसके हवाले से काफ़ी हैं। जमात इस्लामी के लिए ये बहुत बड़ा वो है कि उन्होंने बहुत कम बैक किया है पॉलिटिक्स में, खासतौर पे लोकल बॉडी पॉलिटिक्स में। हाफिज नईम पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थे उसमें, और पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के कमज़ोर होने की वजह से, और 2018 के बाद जो पीटीआई का सिलसिला हुआ और पीटीआई कमज़ोर हुई, और ख़ासतौर पे जो हम 9 मई के बाद देखते हैं पीटीआई के उसमें, तो पीटीआई की कमज़ोरी की वजह से और पीटीआई के डिवीज़न की वजह से भी उनको फ़ायदा पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है। और बाकी जो एक हुकूमती हरबे होते हैं वो भी नज़र आते हैं, हमें बिल्कुल नज़र आते हैं। आपकी क्या रीडिंग है सर? हम देख रहे थे, मेरा कि नेमतुल्लाह खान साहब थे, जमात इस्लामी के मेयर थे 21 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। उसके बाद हमने देखा एमक्यूएम, जब जनाब मुशर्रफ साहब का ये रूल आया तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर जो है एमक्यूएम ने रूल किया, बड़ी हद तक वो रहे हैं। एमक्यूएम का फैक्टर दरमियान में से ऑल ऑफ सडन गायब हो गया, एमक्यूएम कहीं पे है नहीं। अब 3 जमातें हमें नज़र, पीटीआई है, जमात इस्लामी है या पीपल्स पार्टी है। तो आप किसको मेयर बनते देख रहे हैं सर? शिकायतें तो आ रही हैं, हाफिज नईम साहब भी कह रहे हैं, पीटीआई भी कह रही है जी इनके वर्कर्स या इनके मेम्बरान जो हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी लॉयल्टीज चेंज कराने की कोशिश की जा रही है सर। देखिए रऊफ, देखिए वो तो दबाव डाला जा रहा होगा, मुझे जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिवली हरबे वो तो होते हैं इस्तेमाल। असल चीज़ ये है कि इसमें अल्टीमेटली शो ऑफ हैंड होगा, जाहिर सीक्रेट बैलेट नहीं है, राइट, शो ऑफ हैंड होगा। अगर पीटीआई की मेजॉरिटी वहां पहुंच के हाफिज नईम के खिलाफ वोट दे देती तो आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? असल चीज ये, आप जो भी कहें, अगर वो नहीं आते, अगर वो बाहर रहते हैं तो जमात इस्लामी अपना केस ज्यादा स्ट्रांगली प्लीड कर सकती है कि जी लाए नहीं गए, अगवा कर लिए गए, गायब कर दिए गए। लेकिन अगर फर्ज करें मेजॉरिटी ऑफ द पीटीआई यूसी चेयरमैन सेशन में पहुंचते हैं और सेशन में पहुंचकर वो वोट दे देते हैं मुर्तजा वहाब को, तो जमात इस्लामी वैसे पॉलिटिकली मॉरली कुछ भी कहती रहे, लेकिन एक अगर उनके लोग, उनकी मेजॉरिटी, पीटीआई की मेजॉरिटी के यूसी चेयरमैन आके मुर्तजा वहाब के हक में वोट दे देते हैं तो आप उसको किस तरीके से कह सकेंगे कि इन्होंने वोट किया? क्योंकि वो मौजूद हैं, उधर खड़े होकर उन्होंने, सॉरी बात कर मजहर समझने के लिए समझ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग पे लॉ है, यहाँ पार्लियामेंट में है, कौमी असम्बली में है, पंजाब असम्बली में एमपीज एमएनएस पे है, लागू होता है और डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। मुझे नहीं पता वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के क्या ला है, क्या वहाँ पे अपनी पार्टी की हिदायत के अगेंस्ट
वोट डाला जा सकता है और उस पर कोई क्लाजेस हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, या वहां पे आपकी मर्जी है? हाँ, लेकिन उसमें वो जो है वो वही अप्लाई होता है। डिफेक्शन है लेकिन उसमें वर्ड पार्लियामेंट यूज हुआ है। अच्छा, उसमें मतलब ये इन पे नहीं अप्लाई करता, मेयर वाले वोट पे ये चीज? यही एक क्वेश्चन मार्क है। और उसके बावजूद भी अगर फर्ज करें पार्लियामेंट उधर की जाके जो मेजॉरिटी पीटीआई, अगर मेजॉरिटी पीटीआई के लोग जो है वो एक तरफ जाके स्टैंड कर जाते हैं, तो पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होता है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मेजॉरिटी कहती है कि हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे, तो आप उसको कैसे अनडेमोक्रेटिक कह सकते हैं? आप वो तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अगर उनकी वहां जाके जो उनके लीडर ऑफ दी जो भी हैं, वो मेन लीडर हैं पार्टी के, उधर यूसी चेयरमैन सारे पहुंचते हैं, और यूसी चेयरमैन अगर उनके 64 हैं और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो उनको वोट दे देती है मुर्तजा वहाब को, तो आप उसको कैसे रोकें? हाँ, अगर नहीं लाए जाते, अगर वो नहीं होते, एब्सेंट हो जाते हैं, एब्सटेन कर जाते हैं, तो फिर जरूर सीरियस क्वेश्चन होगा कि जी उनको गायब कर दिया गया है, उनको वो कर दिया गया। फिर पीपल्स पार्टी के लिए इवन मैं आपको बताऊं रोह कि अगर मुर्तजा वहाब इलेक्ट हो भी जाते हैं, मुर्तजा वहाब के लिए स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, बहुत टफ, जमात इस्लामी बहुत टफ उनको टाइम देगी। और सिर्फ वही टाइम नहीं देगी, इस वक्त जो कराची की सिचुएशन है, फौरन मेयर का इलेक्शन होने के बाद या उसी दिन शहर में बारिश हो रही होगी, वो सारी चीजें तो उनके लिए एक आसान नहीं होगा। अच्छा, मगर आप इजी गोइंग नहीं होगा जी, आप इतने अरसे से साहब जरा मैनी डेकेड्स आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ कराची से, ये मतलब मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, इस वक्त रेलिवेंट सा हो जाएगा थोड़ा सा, कि एमक्यूएम के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग विद एमक्यूएम की इतनी डोमिनेंट बड़ी पार्टी, कराची की मेयरशिप हमेशा उन्हीं के पास रही है, सीटें रही हैं, हुकूमतों में शेयर सब कुछ रहा है, तो उसके साथ ये उसका वोट बैंक किधर गया? वो इमरान खान को किया है, जमात इस्लामी को किया है, वो पीपल्स पार्टी को किया, उसका वोट कहाँ पे गया? नंबर 1। और दूसरा सर, ये जमात इस्लामी की रिवाइवल कैसे हुई है दोबारा के, इतनी बड़ी उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई आफ्टर मैनी ईयर्स, तो ये थोड़ा सा अगर इससे हट के वोट वगैरह से हट के। रऊफ, ये जमात इस्लामी का रिवाइवल नहीं है, ये हाफिज नईम फैक्टर है। अच्छा, वन मैन मतलब उनके अपनी एफर्ट्स हैं, उन्होंने देखिए इस वक्त जमात इस्लामी ने जो एमक्यूएम का नैरेटिव था, उन्होंने पूरी हाफिज नईम साहब ने जो कैंपेन की है वो एमक्यूएम नैरेटिव बेस्ड है। जो एमक्यूएम का नैरेटिव था, कराची के साथ ज्यादती हो रही है, कराची को हक नहीं दिया जा रहा, उर्दू स्पीकिंग के हवाले से, वो सारी चीजें उन्होंने वो की जो एमक्यूएम का जो स्लोगन्स होता था। तो एक तो वो, और जो उर्दू स्पीकिंग बहुत सा वोटर है, वो जैसे 2018 के इलेक्शन में भी और उससे पहले भी, वो उसके बाद जो है उन्होंने बाई इलेक्शन में भी उसने वो काफी हद तक पीटीआई को नहीं, आप ये कह रहे हैं, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, बड़ी बुरी बात है सर, आप ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ जमात इस्लामी कराची की पॉलिटिक्स पे डोमिनेट करती थी 70s 80s में, हमने देखा, फिर एमक्यूएम आई, इन्होंने ये जमात इस्लामी का वोट बैंक है, इन्होंने कैप्चर कर लिया सर। अब आफ्टर मैनी ईयर्स जमात इस्लामी ने दोबारा एमक्यूएम का वोट अपनी तरफ खींच लिया है। सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ टग ऑफ वार बिटवीन दीज टू पार्टीज। क्योंकि कराची में तो, शहर में तो ये डोमिनेशन थी, एक दूसरे का वोट बैंक ये कैच करते रहे हैं और अपने लिए। नहीं, देखिए रऊफ, एमक्यूएम का वोट जो है वो बहुत सा वोट तो ऐसा है जो घर बैठा हुआ है। जाहिर है एमक्यूएम लंदन के साथ उसका एक वो है, और बहुत सा वोटर ऐसा हुआ जो खासतौर पे पॉश एरियाज के वोटर्स थे, जमाने में एमक्यूएम के थे, वो उनके साथ चले गए। एक एमक्यूएम का वोटर टीएलपी में भी गया है, जो के खास तौर पे जो मेमन वोटर था वो चला गया तहरीक लब्बैक में, उसमें। That's very interesting. हाँ, ये जो हुआ, इस तरह एमक्यूएम का वोट जो है वो इस तरह डिवाइड हुआ है उसमें। दूसरा ये कि जमात इस्लाम, ये याद रखें कि पीपल्स पार्टी कभी भी कराची में नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि माले गनीमत की तरह बांट लिया गया है, किसी का उसने ले लिया, बांट लिया गया, और कराची और जो पीपल्स पार्टी का वोटर है, जी सर, हाँ, और जो पीपल्स पार्टी का वोटर है वो हमेशा रहा। आपको पता है कि 79 में पीपल्स पार्टी का मेयर इलेक्ट होने वाला था, अगर उनके 2-3 काउंसलर अगवा नहीं किए जाते तो मेयर इलेक्ट हो जाता उनका। 79 के लोकल बॉडीज में डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, 83 में डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का। 2001 का इलेक्शन जो नेमतुल्लाह साहब बने थे वो इस वजह से बने थे कि एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। अच्छा, ओके। वरना जमात इस्लामी नहीं जीतती। तो जमात इस्लामी ने बहुत ज्यादा गेन नहीं किया,
लेकिन जो इस वक्त गेन किया जमात इस्लामी ने, दैट इज बिकॉज ऑफ हाफिज नईम, क्योंकि हाफिज नईम उर रहमान जो एनर्जेटिक थे, हर इशू पे वो निकलते थे, चाहे के इलेक्ट्रिक का इशू हो, दूसरे इशू, वो हाफिज नईम फैक्टर है जमात इस्लामी फैक्टर से। ठीक है, हाफिज नईम फैक्टर है, ये मजहर अब्बास साहब का ये कहना है। और बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपने हमें टाइम दिया, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की हमसे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ शौकत सिद्दीकी साहब मौजूद होंगे, साबिक जज हैं और खासतौर पे सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, और इस वक्त अरशद शरीफ जो कत्ल केस है उसकी पैरवी भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज समाअत भी हुई है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे उनके साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे इस सेगमेंट में हम अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से शौकत सिद्दीकी साहब, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वकील हैं, इस केस की पैरवी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शौकत सिद्दीकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शौकत साहब, आज एक अहम समाअत हुई और अरशद शरीफ शहीद की जो वालिदा हैं उन्होंने दरखास्त में 5 लोगों को शामिल तफ्तीश करने का कहा था, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल है। क्या हुआ आज इस समाअत की प्रोसीडिंग्स क्या रही, अगर इस हवाले से बताएं। जी हमने बुनियादी तौर पर 2 दरखास्तें जो हैं वो दायर की थी अरशद शरीफ मरहूम की वालिदा की तरफ से। एक दरखास्त तो हमारी ये थी कि पाकिस्तान में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेशन जो है उसे कैरी किया जाए, और पास कोई एविडेंस है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो उन लोगों को एग्जामिन करे अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC। और दूसरी हमारी दरखास्त थी जी कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और प्लस जो JIT की अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो उसके हमें कॉपीज दी जाए। अगर कॉपीज नहीं दी जाती तो हमें कम अज कम मुझे बतौर वकील उनको रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठकर पेरूज करने का मौका दिया जाए, और अगर जो जरूरी नोट्स हों वो मैं ले सकूं। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी जो दरखास्तें थी वो थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब और बाकी उनकी ज़ाहिर है चूंकि वो थे उसमें कमांड में, तो वो थोड़े से कोई अदम तवज्जो का शिकार हुई हमारी दरखास्तें। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बतौर वकील पेश हुआ था 17 मार्च 2023 को, तो मैंने मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये दरख्वास्त की थी कि आप ने एक JIT बनाई हुई है तो लेट द JIT कंप्लीट इट्स वर्क। आप इस केस की सुपरविजन नहीं कर सकते अंडर द लॉ। तो उसमें उन्होंने ऑर्डर पास किया था जी कि हम सुपरविजन नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं और साथ मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैंने फिर कहा जी कि उसी ऑर्डर की बुनियाद पर एज आपने ये कहा है कि फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो हमारी ये दरख्वास्त है JIT को डायरेक्शन दें कि ये 5 अफराद हैं, जिसमें जनाब इमरान खान साहब, रऊफ कलासरा साहब, फैसल वाडा साहब, अपना मुराद सईद साहब और सलमान इकबाल साहब और इमरान रियाज खान साहब। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि इनको पता है कि अरशद शरीफ का कत्ल किसने किया है, किस अंदाज में हुआ है, क्या कॉन्स्पायरेसी है हुई है। तो जो पाकिस्तान में एविडेंस अवेलेबल है उसको तो कलेक्ट करें, उसको तो सिक्योर करें, उसको तो रिकॉर्ड के ऊपर लेके आए। अब पता नहीं कीनिया में कब ये मामला कंक्लूड होता है, दुबई में कब इनको तावन हासिल होता है। अभी हम इस स्टेज पे हैं जो आज कोर्ट के सामने बताया गया कि जी के MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट होना है बिटवीन पाकिस्तान एंड कीनिया, और उसके बाद उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन जो है वो आएगा। लेकिन उन्होंने हमें ये कहा जी कि हम आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करते, हम इस पर कोई डायरेक्शन नहीं देते, आप JIT के पास चले जाएं और JIT को ये दरख्वास्त दे दें, वो आगे इसको देख लें कि उन्होंने क्या करना है। हालांकि हम अगर डायरेक्ट JIT के पास चले जाते तो उन्होंने यही कहना था जी मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास सब जुडिस है। मैंने यहाँ तक चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर आप सिर्फ यही लिख दें कि इन्होंने ये दरख्वास्त दी है, इसके ऊपर हम कोई ऑर्डर नहीं पास करते, दे मे अप्रोच द JIT इफ एडवाइस हो। लेकिन उस पर वो फिर अभी मेरी बात जारी थी तो वो उठकर चले गए।
तो आज की जो समात थी वो मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे पोर्शन की हद तक, जो इसमें सबसे बड़ी एग्रीव्ड पार्टी है, उसकी हद तक कोई मुनासिब नहीं है। सदीक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा आपने तफसील से सारी डिटेल्स हमें ये बताई हैं सर। एक तो पहले मेरा ख्याल है हम तमाम जो अरशद शरीफ के दोस्त थे, फैमिली थे, हमें आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में पीटीआई में, वैसे तो बड़े दर्जनों ग्लैडिएटर्स थे, बड़े बड़े बहादुर दावे करते थे, वकला की बहुत बड़ी पार्टियाँ थीं, बड़े नाम थे, तो किसी को ज़रूरत नहीं हुई कि उनके अरशद की वालदा और उनकी हमारी भाभी वो जो हैं वहाँ पर सुमैया जो हैं उनके वकील बनकर पेश होते। आप गए और आपने बड़ी हिम्मत और जुर्रत से ये इसको एक्सेप्ट किया। ये कोई आम केस नहीं था, इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड गट्स आई मस्ट से। तो आप क्या फील करते हैं सर कि ये क्यों इतनी डिसइंटरेस्ट नज़र आई है आपको? आपको बात भी नहीं पूरी करने दी गई, वो उठकर चले गए। वट कुड बी द रीजंस व्हाई दिस इज सो? पहले तो बड़ा उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, हमें कुछ उम्मीदें पैदा हो गई थी कि शायद वो इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस पे आंख रखी हुई है, तो कुछ ना कोई रिजल्ट निकलेगा। देखिए राहुल साहब, मैं इस पे अर्ज करता हूँ कि देखें, मैं आज भी ये मेंटेन करता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो केस को की इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करे या इवन मॉनिटर करे। अगर ये जेआईटी को इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता कि वो जो कानून के मुताबिक है उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करें और फिर जो भी उनका कंक्लूजन होता है उसको ट्रायल कोर्ट पे सबमिट करें, तो शायद अब तक ज्यादा पेशरफ्त हो चुकी होती। मेरी एस्टिमेशन में सुप्रीम कोर्ट का इस केस में सुओ मोटो लेने की वजह से इस केस में हिंड्रेंस काज हो रही है, ना कि ये स्पीड अप हो रहा है। और देखें, अब सुप्रीम कोर्ट के को भी सुओ मोटो नोटिस लिए हुए 7 माह से ज्यादा का अरसा हो गया और आज 7 माह के बाद आज कोर्ट के सामने बात ये थी कि वी आर नोवेयर, हमें कोई हमारा स्टेप फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने ये कहा थी कि वो तो पता नहीं कब, वो जिसको कहते हैं केनिया में पता नहीं कब सूरत हाल बनेगी। जो पाकिस्तान में अवेलेबल एविडेंस है और वो वैसे भी इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर मैंडेटरी है कि जिस बंदे के पास भी किसी भी जुर्म के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई मटेरियल हो, कोई उसका वो एविडेंस दे सकता हो, तो उसको वो शामिल तफ्तीश करके अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी एग्जामिन करते हैं और फिर वो जो स्टेटमेंट देता है उसको एड्यूस इनटू राइटिंग किया जाता है। वो कल वही चीज कोर्ट में काम आती है। लेकिन अगेन मैं आप यही कह सकता हूं कि शायद मैं कह रहा हूं, मैं किसी के नियत के ऊपर शक नहीं कर रहा कि मैं ये समझता हूं कि शायद ये कोशिश ये हो रही है कि इस केस को इसके लॉजिकल एंड पर ना जाने दिया जाए। अच्छा सर, आपने अभी एक उस पर अहम बात की है, जो ऑफ कोर्स आप हाई कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जज रहे हैं सर, बड़ी अच्छे फैसले भी आपके उस पर क्रेडिट पे हैं, बाकी चीज़ें तनकीद भी होती रहती है सर सारी चीज़ों की। ये आपने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, तो मुझे याद है जब अरशद का ये चीज़ें आई थी तो पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया, पूरे वकील, ये सारे लोग इसी पे दबाव डाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आपको लेना चाहिए इस पर। मतलब हम लोग भी उसमें शामिल थे सारे कि इस पे आप सुओ मोटो लें, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो अब आप आज ये कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए था। तो आम अब समझते हैं कि जब हुकूमतें हॉस्टाइल हों, बाकी बहुत सारे इदारे तामुन ना कर रहे हों, सुप्रीम कोर्ट की वजह से कम कुछ जेटी बन गई, कुछ उसकी उन्होंने कुछ इदारों को पूछ गछ कर ली। डू यू थिंक इस पे रऊफ साहब, इस पे जो अरशद शरीफ की वालदा हैं, उन्होंने जो सबसे पहली दरख्वास्त चीफ जस्टिस साहब को दी थी, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि आप इस पर कोई जुडिशियल कमीशन बना दें जी। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी यही बात कही गई थी कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने जुडिशियल कमीशन तो नहीं बनाया, लेकिन खुद एक वो सारे मामले को लेकर चल पड़े। क्योंकि हमारा ये सेटल लॉ है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज नहीं किया जा सकता। अब आप सुपरवाइज को मॉनिटरिंग का नाम दे दें, फैसिलिटेशन का नाम दे दें, वो एक अलहदा से एक इशू है। तो मैं एज ए लॉयर
क्योंकि मैं इस केस में बहुत लेट आया और जाहिर है आपने वो वजूहात भी बयान की जिसकी वजह से मुझे अपनी खिदमात पेश करनी पड़ी कि कोई आने के लिए तैयार नहीं था और कुछ लोग अगर उन्होंने कमिट किया भी तो वो रिजाइल कर गए, तो मैं तो जाहिर है बहुत लेट इस केस में अच्छा, आप पे कोई दबाव है सर? मैं सॉरी, मैं जस्ट आस्किंग कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में साफ ज़ाहिर है कि अरशद का जिन हालात में कत्ल हुआ, आप पे भी कोई दबाव आया है? कोई आपको किसी ने कोई हरास थ्रेट? असल में जो दबाव डालने वाले हैं ना उनको मेरे बारे में पता है कि ये दबाव में आने वाला बंदा नहीं है। ठीक है। और जाहिर है मैं बहुत से दबाव देख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में, जिस तरीके से मैंने, बल्कि ये जो मेरी आपने तस्वीर लगाई हुई है ये भी वही है 21 जुलाई 2018 की जो मैंने स्पीच की थी, ये वो वाली तस्वीर है। तो बाकी मुझ पे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं है किसी तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतने बड़े केस में आपने वॉलंटियर किया और इसके लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वी एक्सपेक्ट कि आप इसको परसू करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। जी, शौकत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने आज इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी कर लिया गया। ये इस्तीफा उन्होंने खुद दिया, उनसे लिया गया और इसके बाद जो इंक्वायरीज का जिक्र है इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, हम बात करेंगे तारिक मलिक के हवाले से, चेयरमैन नादरा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो इस्तीफा उन्होंने दिया उसमें बड़ी उन्होंने बातें कही हैं, बड़ा कोई लंबा चौड़ा इस्तीफा है। अब ये इस्तीफा उन्होंने खुद दिया है, जिन प्रेशर्स का वो जिक्र कर रहे हैं बाकी प्रेशर्स हैं। अब मैं तारिक मलिक साहब को 10-12 साल से जानता हूँ, तो जिन लोगों को आप ज़ाती तौर पर जानते हैं तो उनके लिए यू कैन टॉक अबाउट देम। तारिक मलिक साहब पे पिछले 1-1.5 महीने से दबाव था। उनको बुला के कहा भी गया था कि आप इस्तीफा दें, रिज़ाइन दें। उनको अपना बंदा लगाना चाह रहे थे। तारिक मलिक साहब ने कुछ अपने फैमिली दीगर लोगों से साहब जरा कंसल्ट किया होगा, तो उन्होंने ये कहा जी ना आपको जो जॉब मिली थी यहाँ पे, ये यूएनओ में बहुत बड़ी पोजीशन पे थे और दुनिया के 20-22 मुल्कों में उस वक्त इंटरनेशनल देख रहे थे। यूएनओ में किसी आसिफ अली जरदारी, किसी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या कोई इनके किसी कोई हमारे जकूटे जिनके सिफारिश में नौकरियां तो मिलती नहीं है, चलो हम कहते हैं जी यूएनओ में भी ले ली थी। तो जब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हुई तो पहले भी चेयरमैन नादरा रह चुके थे, डिप्टी चेयरमैन भी रहे थे, बड़ा उनका एक्सपीरियंस भी था। एंड बीइंग फ्रॉम तलागंग, इज सन ऑफ द साहिल, पोटवार की धरती के हैं, इन्हीं की धरती है, इन्हीं का मुल्क है, इन्हीं की ज़मीन है। तो लोगों के अंदर ना एक हमेशा रहती होती है, दुनिया में कहीं भी चले जाना हर बंदे की ख्वाहिश होती है, मैं जो इतना नाम कमाया है दुनिया में, कबलियत है, मैं अपने मुल्क में जो लोगों को बताऊँ कि यार मैंने क्या कुछ दुनिया में अचीव किया और मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मैं आई कैन सेक्रीफाइस फॉर यू। सो डॉलरों की नौकरी छोड़ के वो 2 दफ़ा वापस आए और ली। अब उसमें 100 एप्लीकेशन थी जिसमें हुआ ये नहीं कि सिफारिश पे हो गया था कि जैसे किसी को फ़ोन कर दिया, इसका प्रोसेस था। 100 एप्लीकेंट थे, सारे काबिल लोग थे, उनमें से स्क्रूटनाइज होने के बाद उन्हें चेयरमैन लगाया गया। इमरान खान साहब के दौर में आया, वो भी बहुत सारे नाखुश थे उनसे। इनके मसले क्या होते हैं, हर एक के नौकरियां दो, ट्रांसफर करो, पोस्टिंग करो, वलां करो, डेली की बुनियादों पे। कोई 1-2 इदारे अगर बच गए हैं ना, जिसमें ये नादरा भी शामिल था या जिसमें मोटरवे है, 2 इदारे हैं जिन्हें फख्र किया जा सकता था, उनको पोलिटिसाइज करना होता। रोज MNA मिनिस्टर और बाकी चीज़ों ने अपनी तकरीरें करवाने, मनसूबे करवाने होते, सारी चीज़ें। सो इन पे भी ये आए थे और पूरे प्रोसेस के बाद लगे थे। सो उनकी फैमिली का ये ख्याल था कि अगर आपने कोई गलत नहीं किया, जो कि उनका है नहीं किया, और जो जानते तारिक मलिक को दे नो इट, कि अब लाख उनके पीछे खबरें लगवाई जाएं, बंदे लगाई, ये तरीका वारदात होता है कि जो बंदा वो छोड़ के जाए, रिजाइन कर, हुकूमत में बैठी होती है, आराम से मजे से उन पर 600 इल्जाम में खबरें चलना शुरू हो गई। जी एयरपोर्ट से वो जा रहे थे, रोक लिया गया। वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठे थे जब ये खबरें चलवा रहे थे, एयरपोर्ट जा रहे थे, मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो उनको रोक लिया गया है, नैब इन्वेस्टिगेशन FIA कर रही है। तो ये चीज़ें सारी की सारी हुकूमतें ये करती। आपको याद है कि उसमें ये पहले जब हुकूमतें छोड़ती होती थी, उसमें छोड़ते थे, साथ ही टीवी पे टिकर चलने शुरू हो जाते थे। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, जो मेन चीज़ है वो अलहदा है। अब एक बंदा तारिक मलिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो यूएनओ में थे, दोबारा जाएंगे, उनको 10 नौकरियां मिल जाएंगी। जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक वो है कि ये ना बिलो एवरेज लोगों का ये मुल्क है, मेरे जैसे बिलो एवरेज लोग कामयाब हैं यहाँ पे। कोई ज़हीन इंटेलिजेंट आदमी इस मुल्क में नहीं रह सकता, और अगर रहेगा हम रहने नहीं देंगे। वो है ना उसका बड़ा अनारकली वाला एक कोट, उसके मुगल आजम फिल्म का एक डायलॉग है, तो उसमें वो है ना, उसमें पृथ्वीराज कहता है उससे, मधुबाला से, तो वो कहता है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये बड़ा खूबसूरत डायलॉग है उसका। सेम इन लोगों का यही है कि हम किसी काबिल आदमी को, पढ़े लिखे को, फॉरेन क्वालिफाइड को इस मुल्क में सर्व नहीं करने देंगे। यहाँ नलायक, निकम्मे, बिलो एवरेज, मतलब एक स्टंटेड ग्रोथ वाले जो मेरे जैसे लोग हैं ना, वही काम करेंगे। बाकी काबिल आदमी एक इदारे में आ जाना, सारे निकम्मे उसके खिलाफ हो जाएंगे, एप्लीकेशनें देना शुरू कर देंगे, कंस्पिरेसी शुरू होगी, वजीर आजम के फलां के कान भरना शुरू कर देंगे। सो ये मुल्क जो है, हमारी सियासी लीड है,
हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये हमेशा आप देखेंगे नलायक लोगों को प्रमोट भी करेंगे, उनको बिठाएंगे। अच्छा, अपने इदारों में ये नहीं होने देंगे, अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी मिलों में किसी नलायक को नहीं लगाएंगे। एक बंदा बैठ के जिसको आपने एक दिया और दूसरा जो लिखा भी अपने उसमें रेजिग्नेशन में लिखा है, आई विश के शहबाज शरीफ साहब वो रेजिग्नेशन पूरा पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ते इतनी बहादुरी के साथ जो उन्होंने डिटेल बताई है ना कि इस माहौल में, टॉक्सिक माहौल में, कि जब आपको किसी के मतलब यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, आप उसमें न्यूट्रल नहीं रह सकते, वफादारियों को। और लास्टली उन्होंने बड़ी एक अहम बात की, तारिक मलिक का नुकसान नहीं है और ये खुश होंगे सारे नलायक आदमी को और लगा देंगे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात आखिर पे की, उन्होंने कहा मेहरबानी फरमाइएगा, मैं तो जा रहा हूँ, इस्तीफा खुद ही दे रहा हूँ, या मुझे ये बाजू मरोड़ के ले लिया गया, इस सीट पे, नादरा की सीट पे किसी को जकूट है जिनको कोई ग्रेड 22वें का रिटायर या सर्विंग ब्यूरोक्रेट ना लगा दीजिएगा, इसको तबाह ना कीजिएगा। इसकी बजाय कोई पढ़ा लिखा कॉम्पिटेंट, मैं तो कहूँगा उस्मान वो थे मुबीन साहब जो पहले चेयरमैन रहे हैं, उन्हीं को वापस ले आए, चले कम से कम इदारा जो है ना वो तो बच जाएगा। जी बिल्कुल। तारिक मलिक साहब गए, वो MIT के ग्रेजुएट थे, वो जो थे ये हो गए, ठीक है, उस्मान मुबीन, फिर उन्हीं को लगा दें जो पहले थे, वो अभी भी बहुत बेहतर थे और बेहतर चला रहे थे जी क्लास साहब, बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि जो मजीद सियासी तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये इदारा। और यहाँ पे अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।